हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, हम लोग पॉलिटिकल साइंस में 10th क्लास देख रहे हैं और हम लोग बात कर रहे थे राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, किस प्रकार पार्टियों का आपका गठन होता है, उन सब चीज़ों की हम लोग आपका बहुत अच्छे से इस लेक्चर के अंतर्गत आपका बात कर रहे थे, जानने का प्रयास कर रहे थे कि क्या आपकी किस तरह की चीज़ें हैं। इन सभी को हम लोग आपका बहुत अच्छे से आपका अपने इस लेक्चर को आपका देख रहे थे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो मेरे प्यारे सभी बच्चे हैं, इन लोगों ने अपने जो लेक्चर है वो आपका कल वाला लेक्चर अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, उसको पढ़ लिया होगा और उसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझ तक भेज सकते हैं, मुझ तक बता सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका प्रश्न है, कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ लीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो चलिए, अगर डाउट नहीं है तो बच्चों मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी परीक्षा निकट है। आप अपनी परीक्षाओं को अच्छे से फोकस करके, आप तैयारी करके ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे राजनीतिक दल की कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले हमने इसके परिचय को पढ़ा और हमने कहा था कि जैसे कि हमने लोकतंत्र की जो यात्रा की जो कहानी जो हमने कक्षा 9 में शुरू की थी, उसके साथ हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा कि राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमको ये भी देखना था। और राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, इस अर्थ को भी हम लोगों ने देखा, ठीक। और राजनीतिक दल के क्या कार्य हैं, इन कार्यों को भी हमने देख लिया। और राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस ज़रूरत को भी हमने आपका देखा। और साथ ही में हमने बहुत सारे चीज़ों को भी आपका ध्यान दिया कि कितने राजनीतिक दल हैं, कि कितनी आपकी पॉलिटिकल पार्टी हैं, राजनीति की नैतिकता की ताकत क्या है, कि इस पर हम लोग आज आपका बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो हमने जैसे जैसे वहाँ चीज़ों को देखते जाएंगे, हम और बहुत सारी चीज़ों को आपका पढ़ते जाएंगे, उन चीज़ों को समझते जाएंगे, उन पर बात करते जाएंगे। तो हम लोगों को ध्यान देना है सीधा जो है अपने चैप्टर की तरफ, और वहाँ से ही हम लोगों को अपनी सारी चीज़ों को देखना है और पढ़ना है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। कह रहे कि जो कोई आपके राजनीतिक दल हैं, ठीक, इसमें औपचारिक रूप से आपके सभी देश बहुत से राजनीतिक दल हैं। अब जितने भी आपकी लोकतांत्रिक कंट्री हैं, उन सभी डेमोक्रेटिक आपका कंट्री में आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चों कि उन सभी लोकतांत्रिक दलों में आपको चीज़ें मिलेंगी कि वो उम्मीदवार को खड़े करते हैं और सरकार को चुनने के अधिकारी हो जाते हैं बहुमत के आधार पर। इस औपचारिक अर्थ में सभी देश में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 है। कह रहे भारत में चुनाव आयोग का पंजीकृत कराने वाले, नामांकन कराने वाले ऐसे आपके 750 से ज़्यादा लोग हैं। लेकिन हर दल में चुनाव की गंभीरता, चुनौती की स्थिति होता है और चुनाव जीतने और सरकार बनने की होड़ में आमतौर पर कुछ पार्टी इसमें सक्रिय होती हैं। कि जिस तरह से चुनाव जोड़ है, हर चीज़ है, इनमें कुछ पार्टी क्या होती हैं आपकी एक्टिव होती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। अब प्रश्न है कि ऐसे कैसे करें कि हम लोकतंत्र को उठा सकते हैं, हम इनको देख सकते हैं, हम चीज़ों को कर सकते हैं। इन सभी पर हम लोग अपनी बात करते हैं। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है, कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां केवल एक ही सरकार बन सकती है, एक ही सरकार आपका चल सकती है, उसी को अनुमति है। और ये हमको ध्यान रखना कि भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग में कराया जाता है ताकि उनका रिकॉर्ड रख सके, वो आपका ग्रुपिज्म हो सके, उनका मेंबर वो उसकी बन सके। तो सारी चीज़ें कहाँ होती हैं आपकी चुनाव आयोग में ही होती हैं और ये हमको
ध्यान देना है और ये हमको और आपका बात करनी है। क्लियर है? ताकि हम इन सब चीज़ों को आपका पढ़ सकें। राजनीति की नैतिकता की ताकत कि जो राजनीति की जो नैतिकता है उसकी क्या ताकत है, उस ताकत को थोड़ा सा देखना है कि निम्नलिखित कल्पना कथा के पीछे प्रेरणा है। कह रहे जो आपकी कल्पना कथा है उसके पीछे जो प्रेरणा है उसको देखते हैं कि श्री किशन पटनायक 1930 और 2004 इन्होंने किशन जी नाम से भी जाना जाता था। 1962 में उड़ीसा के संबलमपुर में सांसद चुने गए था। वैकल्पिक राजनीतिक ढांचा खड़े करने की बात से आपका किशन जी का क्या मतलब था कि हमको वैकल्पिक राजनीतिक स्ट्रक्चर खड़ा करना है। इस बात से किशन जी का क्या अभिप्राय, क्या मतलब था, वो क्या मीनिंग बताना चाहते समझिए। सुधा, करुणा, शाहीन और ग्रेसी की बातचीत के क्रम में यह सवाल उठा। ये चार महिलाएं देश के अलग अलग हिस्सों से चल रहे मजबूत आंदोलन से जुड़ी थी। ये चारों उड़ीसा के एक गांव में बैठी थी और जल आंदोलन के भविष्य पर सिर से विचार कर रही थी और यहाँ उनको आंदोलन के रोज रोज के कामों की चिक चिक भी परेशानी कर रही थी। स्वाभाविक तौर पर सभी किशन जी की तरफ मुड़ी उन्हें देश भर में आंदोलन, जमानते पत्र, राजनीतिक दर्शन और नैतिक मार्गदर्शन मानती थी। किशन जी का तर्क था कि जन आंदोलन के चुनावी राजनीति में सीधे हिस्सेदारी करें। यह एक सरल लेकिन ताकतवर तर्क था कि मुद्दे पर केंद्रित आंदोलन के जीवित के एक क्षेत्र के में कुछ बदलाव लाया जा सके। लेकिन अगर हम बुनियादी सामाजिक बदलाव या जीवन के आपके किसी एक पहलू में बुनियादी बदलाव चाहते हैं तब हमें एक राजनीतिक संगठन की जरूरत होती है। क्या होती है कि हमको एक राजनीतिक जो आपका संगठन है, हमें उस राजनीतिक संगठन की आपका जरूरत होती है। ये हमको ध्यान देना है। ठीक, उन्हें कहा गया कि तात्कालिक जरूरत है क्योंकि सारे राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव के कैसे हैं, क्या आपका सामाजिक बदलाव के प्रति अग्रसर है। ये हमको थोड़ा सा इसमें जानना है और इसको देखना भी है। ठीक है। ग्रेसी ने कहा, किशन जी ने कभी स्पष्ट नहीं किया है कि कैसा संगठन होगा। उन्हें सिर्फ राजनीतिक विकल्प या राजनीति के तीसरी शक्ति की बात की। अब देखिए वो बात कर रहे थे आपका कि कोई आपका तीसरा विकल्प है, वो तीसरी शक्ति की, और आपका जो आपका तीसरा विकल्प है, इस तीसरे विकल्प की वो हमेशा बात कर रहे थे। ठीक, इस पर वो लोग आपका विचार कर रहे थे। फिलहाल यहां तक आप लोग पढ़िए। ठीक, अब देखिए उनके ऐसा कहने का आशा था कि एक राजनीति बनाने का प्रयास क्या कर रहे थे, वो एक राजनीतिक दल बनाने का था। ग्रेसी का मानना था कि पुराने ढर्रे का राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव लाने में समर्थन है, कि जो पुराना राजनीतिक ढर है उसके ढर्रे में लाने में, उसके बदलाव लाने में समर्थक है। सुधा उसकी बात से सहमत थी। मैंने विषय पर ईश्वर कई बार आपकी चर्चा की है। मैं मानती हूं कि आज तक विस्थापन, भूमंडलीकरण, जातिगत लैंगिक उत्पीड़न या विकास के वैकल्पिक मॉडल में के लिए जीतते हुए आंदोलन खड़े हुए हैं। ये राजनीति है, पर जैसे ही हम कई दल बनाएंगे तो हमारी इतनी वर्षों की प्रतिष्ठा चौपट हो जाएगी। हम लोग हमें नेताओं में से अलग नहीं मानते हैं। कह रहे जो आपके नेता हैं, इन नेताओं में से हम लोग क्या करते हैं, हम इनको अलग आपका नहीं मानेंगे। करुणा ने बीच में ही कहा था। फिर हमने यह भी देखा कि मौजूद दल में दबाव मानकर भी काफी कुछ हासिल किया जा सकता है। कह रहे कुछ चीजों में आपकी दबाव मानकर उनको कर हम काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। हमने पंचायत चुनावों में उम्मीदवार उतारे थे लेकिन नतीजे उत्साहजनक नहीं थे। हमारे लोग काम का आदर करते हैं, वे अच्छा भी मानते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है वो स्थापित दलों को वोट करते हैं। कह रहे हैं कि हमारे एक चीज हम फेस कर रहे हैं कि लोग हमें अच्छा मानते हैं, हमारे काम को अच्छा करते हैं, सराहनीय करते हैं, सब चीज अच्छी है, लेकिन जैसे ही वोटिंग का नंबर आता है तो वोटिंग का नंबर आने के बाद क्या होता है कि
वोटिंग का नंबर आते ही वो लोग और जो पहले से स्थापित पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोग उन्हें वोट कर देते हैं। ठीक। अब कह रही है कि शाहीन उनसे सहमत नहीं थी। देखिए, बात बहुत साफ है कि आपका किशन जी चाहते हैं कि सभी जन आंदोलन मिलकर एक राजनीतिक पार्टी बनाएं। हाँ, वे इस पार्टी को दूसरे से एक कदम रंग रूप में देखना चाहते थे। वे राजनीतिक विकल्प बनाने की जगह वैकल्पिक किस्म की राजनीति चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि एक ऑप्शनल आपकी किस्म की आपकी राजनीति हो। ठीक। किशन जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन चारों कार्यकर्ताओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उन्हें नया राजनीतिक दल बनाना चाहिए? क्या कोई राजनीतिक दल राजनीति के नीति बल नहीं बना सकता? यह दल नहीं बनना चाहिए? इस तरह की सारी चीजों को उनको देखना था। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। यानी कि उनको कहा क्या गया इसलिए एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा गया उनको? एक शासन दलीय व्यवस्था कहा गया। कक्षा 9 में हमने देखा है कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। अब देखिए, जो चाइना है आपका, चाइना में जो आपकी पार्टी है केवल एक ही जो पार्टी है वो आपका रूल करती है और उसका नाम है केवल चीन में कम्युनिस्ट पार्टी। हालांकि कानूनी रूप से वहां के लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आजादी है, पर वहां का चुनावी प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदी की अनुमति नहीं देता कि वहां आप अपना पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुसीबत की बात क्या है कि वहां अपना क्या नहीं कर सकते, एक इंडिपेंडेंट अपना जो कॉम्पिटिटर है वो उसको खड़ा नहीं कर सकते, वो उसकी अनुमति नहीं मिलती है। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और कह रहे कि इसलिए वहां लोग क्या नहीं करते, आपका नया राजनीतिक दल नहीं बनाते और कोई आपका लाभ भी नहीं दिखता। इसलिए कोई नया दल नहीं बनता है। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते। कह रहे अगर हम ये देखें कि एक ही दल की व्यवस्था है तो हम उसको क्या नहीं मान सकते, अच्छा विकल्प नहीं मान सकते। अब देखिए भारत में क्या है, भारत में ऐसा नहीं है कि केवल आपको एक ही पार्टी को वोट देना है। भारत में मैंने आपको बताया ना, अभी जो आपका चुनाव आयोग दिखा रहा था कि कितने दल आपके रजिस्टर्ड हैं, आप इसको देख लीजिए कितने दल हैं। 750 से भी ज्यादा दल आपके पंजीकृत हैं, इतनी संख्या है। तो आप इनमें से आपका किसी को भी अपने आप वोटिंग कर सकते हो, आप इसमें से किसी को भी अपना वोट दे सकते हो। यानी कि आपके लिए एक ऑप्शन नहीं है मतदान करने के लिए, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस हैं। उसमें कुछ पार्टी हैं, कुछ आपके निर्दलीय आपके सदस्य हैं, आप उनको भी वोट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दल को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव का प्रतिद्वंद्वित्व अनुमति की जानी चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए कि वो सत्ता में आ सकें, इस तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपका खड़ा कर सकें, ये सारी चीजें हों, ये उनको ऐसा गठन करना चाहिए। ठीक। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच बदलती रहती है और कह रहे हैं जो मुख्यतः आपकी सत्ता है वो आपका 2 दलों के बीच क्या है, आपका मुख्य रूप से आपकी बदलती रहती है। वहां अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीट जीत सकती हैं, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने को सरकार के प्रबल दावेदार होते हैं। देखिए कह रहे हैं कुछ ऐसे देश हैं जिन पर 2 प्रमुख दलों के बीच ही दला बदली होती है, यही चीज रहती हैं और दूसरी पार्टी भी हो सकती हैं। लेकिन जब भी बहुमत की बात आती है सिर्फ 2 ही दल ऐसे हैं जो आपका सरकार बनाने के आपके प्रबल दावेदार होते हैं। ये चीज हमारे यहाँ सेंट्रल में भी है कि बीजेपी और कांग्रेस ही 2 आपके स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में नेशनल में अपने कॉम्पिटिटर हैं। बाकी तो हर पार्टी आपका चुनाव लड़ती हो, बात एक अलग है। अब देखिए अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही 2 दलीय व्यवस्था है। देखिए भारत में नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक कंपटीशन हो सकता है कि इन 2 में रहता है। अब कह रहे कि अमेरिका और ब्रिटेन में 2 ऐसे देश है जिनमें केवल ये चीज है। देखिए जहां क्या है, केवल 2 ही दल व्यवस्था है। कैसी है 2 दलीय व्यवस्था, आप इसको समझिए। ये 2 दल व्यवस्था क्या है,
जब अनेक दल सत्ता के होड़ में हो और दो दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर दूसरों से संगठन करके सत्ता में आने का ठीक ठीक अवसर हो तो इसके बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसे आपका बहुदलीय जो आपकी व्यवस्था है, इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में सभी ऐसे ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई बार दल गठबंधन बनकर भी सरकार बनाते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टी चुनाव लड़ने में सत्ता आने के लिए आपस में हाथ मिलाती हैं तो इस संगठन को मोर्चा कहा जाता है। देखिए, जब बहुदलीय व्यवस्था होती है और जब कोई पार्टी दो आपस में मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? गठबंधन कहते हैं या आपका मोर्चा कहते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल लीजिए, मानिए कोई सीट है ए कोई आपकी सीट है, चाहे आप लोकसभा की मान लीजिए, आप इसको विधानसभा की मान लीजिए, जिसका भी आपको मानना है आप ये मान लीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि ए विधानसभा सीट के अंतर्गत एक पार्टी है, वो भी अपना उम्मीदवार उतार रही है, दूसरी पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतार रही है, आपका तीसरा भी उतार रही है, चौथी भी, और कुछ लोग आपका निर्दलीय भी। अब ये लोग क्या करते हैं? दो पार्टी एक साथ मिल जाती है, ठीक, और क्या करती है? दो पार्टी एक साथ मिलकर एक उम्मीदवार उतारती हैं। तो इससे क्या होता है? इन दोनों पार्टियों के जीतने की उम्मीद थोड़ी सी क्या होती है आपकी, और पार्टी के मुकाबले ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? आपका ज्यादा हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। ये क्या हो जाती है? आपकी ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप इनको ध्यान देंगे तो सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख संगठन थे। कौन कौन से? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। ये 3 पार्टी क्या हो गई थी? मिलकर एक हो गई थी, यानी कि चुनाव के समय। अक्सर बहुमत व्यवस्था बहुत घाल मेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। कहाँ ले जाती है? पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की तरफ। पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? आपके राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये सारी चीजें मिलते हैं। तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है? अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव कराना किसी मुल्क के हाथों में नहीं है। कह रहे, अगर कोई दल का आपका चुनाव होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की व्यवस्था का चुनाव होता है, वो किसी के हाथ में नहीं होता है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होता है और इसे समाज की प्रकृति और राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनावी प्रणाली और सभी आपके चीजों की भूमिका पर निभाता है कि सब चीजों की आपकी क्या भूमिका है इस पर। इसे बहुत जल्द बदलाव नहीं किया जा सकता। और कह रहे हैं कि आप इसमें बहुत जल्दी आप चेंज नहीं कर सकते, आप चाहो कि एकदम चेंज कर दो, तो ऐसा नहीं है। हर देश अपना विशेष परिस्थिति के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इनके बड़े मुल्क में सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं के सामने समेटने में असक्षम है। हर मुल्क हर स्थिति में कोई ही आदर्श आपकी प्रणाली चले, यह संभव नहीं है। और ऐसा जरूरी नहीं कि सब जगह एक आदर्श वाली व्यवस्था हो, एक आदर वाली चीजें चले, तो ऐसा होना आपका जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं राजनीतिक दल की। राजनीतिक दलों में जन भागीदारी को हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक दलों में किस प्रकार की जन भागीदारी है, क्या चीजें हैं और किस प्रकार से होती हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ तक जो भी चीज हमने पढ़ी है, इसमें कोई आपको डाउट लग रहा है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही, राजनीति में नैतिकता की ताकत क्या है, किस तरह से ये ताकत स्टेबल होती है, तो आप इस पर मुझसे कोई भी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें हैं। आप इसको देखिए और समझिए।
ताकि आप इसको समझ सकें और देख सकें कि क्या व्यवस्था है, क्या तंत्र है। ठीक, चलिए, कोई व्यवस्था, कोई किसी प्रकार का तंत्र, कोई ऐसी चीज जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, वो आपको बताए, तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से इस लेक्चर में। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है? नहीं है तो ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम लोगों को आपका विचार करना है, उन सभी विचारों को हम लोग गौर करेंगे। देखिए, इसको आप लोग अगर एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लेंगे ना, तो सारी चीजें ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज आपसे बाहर जाए। देखिए, अक्सर जो भी चैप्टर में चीजें होती हैं, ये हमारे व्यवहारिक रूप में हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम इन चीजों को पढ़कर उन जगह एप्लीकेबल कर दें, या उन जगह की चीजों को अच्छे से सीख के हाँ उनको एप्लीकेबल कर दें, तो सारी चीजें हमारे क्या हो जाती हैं, आपका व्यवहारिक रूप में याद हो जाती हैं। और जब व्यवहारिक रूप में याद हो जाएंगी, तो मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, सारी चीजें बहुत सरल और बहुत सटीक और बहुत अच्छे से हो जाएंगी, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी, किसी प्रकार का कोई आपको डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज होगी ही नहीं, तो सब चीजें बहुत अच्छे से बनी रहेंगी। और सब चीजें अच्छे से बनी रहेंगी तो सारी चीजें सरल और सुलभता की रहेंगी। तो हमको इन सब पर ध्यान देना है। अब हमको इसमें थोड़ा सा अलग थोड़ी सी बात करनी है। वो बात क्या करनी है? राजनीतिक दलों की जन भागीदारी। ये आपकी पॉलिटिकल पार्टियों की किस तरह से जन भागीदारी, उसको देखते हैं। अब देखिए क्या क्या कहा कि अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं। क्या हो रहा है कि संकट से गुजर रहे हैं, क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखती। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि जो जनता है वो उनको समान नजर से नहीं देखती। ऐसे कुछ एविडेंस हैं जो बताते हैं। आंशिक रूप से ही सही, बड़े पैमाने पर आधारित कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं करती। कि साउथ एशिया की जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन पॉलिटिकल पार्टी पर जो आपकी जनता है, वो कोई आपका बिलीव नहीं करती है, क्योंकि उनका पता नहीं वो किस तरह से बात करते हैं। वो मात्र एक लोक लुभावन की जो नीति है, उस लोक लुभावन की नीति को ही देखते हैं, उस लोक लुभावन की आपका नीति पर ही बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं है, वो बहुत भरोसा नहीं है, पर पक्ष में बोले उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने का काफी ज्यादा था। अब लोग कहते हैं कि हम एकदम भरोसा नहीं है, लोग कहते हैं बहुत भरोसा नहीं है, कुछ पक्ष में लोग बोलते हैं कुछ भरोसा है, पूरा भरोसा है। अब देखिए, मान लीजिए कोई पार्टी आपसे पूछता है कि आपको उस पार्टी पर क्या है, तो आप कह देंगे नहीं मुझे तो एकदम भरोसा नहीं है। कह रहा है मुझे तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं हो सकता इस पार्टी पे कि ये देश के लिए अच्छा होगी। और दूसरे वक्त से पूछे, कह रहे हैं हाँ चलो अच्छा है, कुछ भरोसा कर सकते हैं, कुछ बिलीव कर सकते हैं। और कोई उस पार्टी का समर्थक होगा, उससे पूछेंगे, वो कहेगा मैं तो पूरा भरोसा करता हूँ इस पार्टी पे। इस तरह की चीजें होती हैं। यही बात ज्यादातर लोकतंत्र में लागू होती है कि पूरी दुनिया में राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग कम भरोसा रखते हैं। कह रहे कि एक राजनीतिक संस्था ऐसी है जिस पर लोगों का क्या होता है, कम बिलीव होता है। बहरहाल राजनीतिक दल के कामकाज में लोगों की भागीदारी स्तर काफी ऊंचा होता है। खुद को राजनीतिक दल का सदस्य बनाने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिणी कोरिया जैसे विकासशील देशों में ज्यादा है। कह रहे जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज में सदस्य बनाने का अनुपात कि इस पार्टी में आपके मेंबर होंगे, तो भारतीयों का सबसे बड़ा अनुपात कहां पर है? आपका कनाडा, जापान, स्पेन और साउथ कोरिया जैसे देशों में विकसित है। पिछले 3 दशक यानी कि 30 सालों के दौरान भारत में राजनीतिक दल की सदस्य में धीरे धीरे बढ़ता गया, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पिछले 30 साल में आपकी हम लोगों को काफी उछाल दिखाई देने लगा है। ठीक, खुद को किसी राजनीतिक दल का
आपका करीबी बिताने वाले लोग अनुपात इस अवधि में बढ़ा जाता है। थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों का दंगल जुड़ाव में बढ़ोतरी होती है। कह रहे लोगों का हल्का हल्का जो जुड़ाव है वो जुड़ाव आपका बढ़ता जा रहा है, और इस बढ़ते जुड़ाव से बहुत सारी चीज़ें क्या हैं ये आपका दिखाई देती हैं। तो उन सारे जुड़ाव को भी हम लोगों को देखना चाहिए और उस जुड़ाव से भी हम लोगों को रूबरू होना चाहिए कि किस तरह की चीज़ें हैं, क्यों हैं और क्या इनके मीनिंग है। तो जितना अभी तक पढ़ा है इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिए। बढ़ते आगे। आपको किसी पार्टी में से जोड़कर देखने वाले लोगों की संख्या, विभिन्न दलों की सदस्य संख्या दक्षिण कोरिया में शेष एशिया में अपेक्षाकृत। अब देखिए बताया है कि कैसे उसका ग्राफ है, क्या स्ट्रक्चर उसमें बना हुआ है, कितना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस आपके चेंजेस हैं। इन चेंजेस को थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, नज़र करना चाहिए, ताकि हम लोग इनको आपका अच्छी तरीके से देख सकें, समझ सकें, बता सकें। अब थोड़ा सा यहाँ बात करेंगे 27% कनाडावासी, ये सब अलग अलग है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो आपका रूल है, जो नियम है कि राष्ट्रीय दल, यानी कि आप किस दल को, किस पार्टी को राष्ट्रीय कहोगे, किसको क्षेत्रीय पार्टी कहोगे, उसके लिए चुनाव आयोग ने किस प्रकार के मापदंड घोषित किए हैं, किस तरह के मापदंडों को रखा गया है। उन मापदंडों को हम लोग इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। तो अभी आपको फोकस करना है कि कोई पार्टी नेशनल पार्टी कैसे बनती है, कोई रीजनल पार्टी कैसे बनती है, ठीक इस पर हम लोग बात करें। देखिए, विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में दो तरह के राजनीतिक दल होते हैं। कितने तरह के बच्चों? दो तरह के। एक है संघीय इकाइयों में सिर्फ एक ही इकाई अस्तित्व में रखने वाले। कैसे होते हैं? एक ही अस्तित्व में आपका रखने वाले। दूसरे हैं कई इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में यह स्थिति है कि कई पार्टियां पूरे देश में फैली हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी भी कहा जाता है। कहाँ फैली हैं? पूरे आपके देश में फैली हैं, तो उनको राष्ट्रीय पार्टी कह दिया। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, कह रही हर राज्य में अपनी यूनिट मिलेगी इनको, ठीक। पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीति और कार्यक्रम को, रणनीति को मानती हैं। कह रहे राज्य में भी जो पार्टी होती हैं, जो आपकी चीजें होती हैं, इनका जो भी कार्यक्रम होता है, ये सारे कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं और वहां से इनके नीति बन के आती हैं, वहां से इनके कार्यक्रम तय होते हैं और वहां से इनकी रणनीतियां आपकी मनाई जाती हैं। सारी चीजें वहां से ही आपका तय होती हैं। तो इन सारी नीतियों को, इन सारी रणनीतियों को हमको ध्यान रखना है। देश के हर पार्टी को चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है, यानी कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आपका चुनाव में रजिस्ट्रेशन कराना है। राज्य विभिन्न दलों का राज्य, आप देखिए सबसे ध्यान दीजिए, राज्य को छोड़ दीजिए, एक में ध्यान दीजिए, आयोग सभी दलों को समान मानता है। अब अगर आप राज्य आयोग के पास जाएंगे तो उसके लिए जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सब समान है, पर यहाँ बड़े और विस्थापित दलों को विशेष सुविधाएं देता है। अब कह रहे कि कुछ ऐसे आपके जो स्थापित, जो पहले से आपके पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको कुछ विशेष आपकी सुविधाएं मिलती हैं। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, जिस प्रकार प्रयोग पार्टी में अधिकृत व्यक्ति उम्मीदवार ही कर सकता है। और कह रहे जो इनको चुनाव चिन्ह मिले हैं इन पॉलिटिकल पार्टियों को, इन चुनाव चिन्ह का प्रयोग केवल उनका उम्मीदवार ही कर सकता है। अब ऐसे नहीं कि जो आपका पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं है वो भी आपके कमल के, बीजेपी के और बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी, डेमोक्रेटिक, कांग्रेस के नाम पर अपना चुनाव लड़ ले, तो ऐसे नहीं है, ठीक। अब देखिए, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी है उनका एक चुनाव चिन्ह है, वो नहीं बदलता। आप अगर चुनाव लड़ेंगे, चाहे सांसद के लड़िए, तो इस बार आपको चुनाव आयोग कुछ और चिन्ह देगा, अगली बार लड़ेंगे कुछ और देगा। लेकिन अगर आपकी पार्टी बन जाएगी, नेशनलिस्ट हो जाएगी, क्षेत्रीय होगी, तो उसका चुनाव चिन्ह भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो चिन्ह क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए,
इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाले पार्टी को मान्यता दल प्राप्त कहते हैं। जिनको ये विशेषाधिकार मिला है और जो अन्य पार्टी इस प्रकार का लाभ या मान्यता पाती है उनको हम क्या बोलते हैं, मान्यता प्राप्त, यानी कि रजिस्टर्ड पार्टी हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाया है कि कोई भी दल कितने प्रतिशत वोट या सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल, ध्यान दीजिए मैं इसको एक दूसरे कलर में बताता हूं डिफरेंस, कि क्या किया है, चुनाव आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट नियम किया है कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट या सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। यानी कि अगर आपको मान्यता प्राप्त दल बनना है तो उसके लिए कितना परसेंट वोट आपको चुनावों में मिलना चाहिए या कितनी सीट आपकी आनी चाहिए, जिसके आप आधार पर रजिस्टर्ड दल बन जाएंगे। ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोकस करिए। जब कोई पार्टी विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मत का 6%, यानी कि अभी मान लीजिए उत्तराखंड में चुनाव होने हुए हैं, अगर उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को 6% या उससे अधिक हासिल करती है, मान लीजिए बहुत सारी पार्टी हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, यहाँ की उत्तराखंड जन क्रांति दल है, कोई और पार्टी है, कोई एबीसी पार्टी है, उनमें से अगर किसी एक पार्टी को 6% वोट उसको मिले, ठीक, और कम से कम 2 सीटें दर्ज की, यानी कि 2 सीट जीत ली और साथ में टोटल जितनी वोटिंग हुई थी उस वोटिंग का 6% वोट उनको मिला, तो उसे अपनी राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी और उसको क्या हो जाएगा, उसे राजनीतिक दल के रूप में आपका मान्यता मिल जाती है कि वो क्या बन गई है, अब वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। क्लियर है इतना? बिल्कुल स्पष्ट है क्या क्राइटेरिया है। अब देखिए दूसरा ध्यान दीजिए इसी में थोड़ा सा। देखिए अगर कोई दल लोकसभा में पड़े कुल वोट का अथवा, यानी लोकसभा में जो कुल जितने वोट पड़े हैं, अथवा 4 विधानसभाओं में चुनाव पर पड़े कुल वोट का 6% हासिल करता है। कितना हासिल करता है आपका? 6% हासिल करता है। ध्यान देना है, कितना हासिल कर रहा है? 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव को कम से कम 4 सीटें जीतता है, तो उसे क्या बोल देंगे हम? ध्यान दीजिए बच्चों, उसको हम राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे सकते हैं। क्या दे देंगे हम उसे? राष्ट्रीय स्तर का दर्जा। यानी कि राजनीतिक दल तब होगा जब आप लोग विधानसभा में 6% आपको वोट मिल जाए टोटल। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी बना दी मैंने उत्तराखंड में कि साम्य समाजवादी कांग्रेस दल, अगर साम्यवादी समाज दल को अगर 6% वोट मिल गए पूरे उत्तराखंड से, जितने उत्तराखंड में पूरी वोटिंग हुई है, तो वो पार्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी। या 2 सीट जीत जाए तो हम उसको क्या कर देंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी मान्यता वाली है। और राष्ट्रीय पार्टी के लिए या तो जितने भी 4 राज्य हों, कोई भी किसी भारत के 4 राज्यों में वो 6% वोट हासिल कर ले, ठीक है, या उसकी कम से कम 4 सीट आप जीत जाएं। यानी कि अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी बनाना है तो राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए सिंपल सा असूल है कि आपको 4 राज्यों के अंतर्गत, ध्यान दीजिए, आपको 4 राज्यों में 6% वोट आपको प्राप्त करने पड़ेंगे, या फिर क्या करना पड़ेगा, कम से कम 4 सीट आपको लोकसभा की जीतनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आप पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, नहीं तो आप नहीं बन सकते। आइए इसमें प्रत्येक के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी लें और देखें कि कौन कौन सी ऐसी पार्टी हैं जो इस समीकरण को, इस फार्मूले को पास करती हैं, नहीं करती हैं। तो एक बार सबसे पहले देखिए कि अभी तो फिलहाल इसको यहीं रखते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इस कांग्रेस को, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी दल को मान्यता प्राप्त दल बनाना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको कम से कम राज्य विधानसभा का आपका चुनाव लड़ना है, 6% वोट हासिल करने हैं और कम से कम उस राज्य में उसको 2 सीट जीतनी होंगी। अगर वो ऐसा कर लेगा तो उसको राजनीतिक दल की क्या मिल जाएगी? आपका मान्यता मिल जाएगी। तो ये तो हो गया अपने दल को चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड कराने की स्थिति, ठीक।
और दूसरा है बच्चों कि अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी बनानी है तो राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए सिंपल सा इसमें एक नियम है। ये नियम आपको ध्यान रखना है। नियम क्या है कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है और लोकसभा का चुनाव लड़ने के साथ आपको 4 विधानसभाओं में, मतलब 4 राज्यों की विधानसभाओं में 6% वोट हासिल करने हैं। या तो 4 राज्यों में 6% वोट हासिल कर लो या कम से कम 4 आपकी सीटें जीत लो। अगर आप ऐसा कर लोगे तो आप क्या बन जाओगे, राष्ट्रीय दल की आपको मान्यता मिल जाएगी। तो कह रहे हैं इस वर्गीकरण के हिसाब से 2019 में देश में कुल 7 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कितनी है? 7 नेशनल पार्टी हैं। आइए हम इन सबको पढ़ेंगे और प्रत्येक राष्ट्रीय पार्टी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंतर्गत आपके राजनीतिक दल कैसे बनते हैं, कौन से क्षेत्रीय दल हैं, कैसे उनको मान्यता मिलती है, किस आधार पे कोई आपका राष्ट्रीय दल हो सकता है, इन सब चीजों को हम लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ा। और कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी राष्ट्र में सरकार बनाती है, कैसे उसकी स्थापना होती है, क्या उसके नियम कानून हैं, एक देश में जो आपका एक दल है उसका क्या प्रावधान है, इन सभी चीजों को हम लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ा और समझा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे सभी अपने इस लेक्चर को घर से पढ़ जाकर एक बार रिवीजन करेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट हो तो आप लोग हमसे लाइव जुड़कर आप सीधा हमसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।